लाइव हिंदुस्तान वार्ता में एक बार पुनः आप सभी दर्शकों का और हमारे पाठकों का स्वागत, अभिनंदन और वंदन। आज विकास के क्रम में जो हमारी जीवन शैली विकसित हुई है, जो बदलती जीवन शैली है, उसमें एक बात ये देखी जा रही है कि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति कहीं न कहीं उतने सचेत नहीं रह गए हैं जितने पहले हुआ करते थे। मित्रों, आज हमारा विषय इस वार्ता का इसी से संबंधित है कि बदलते जीवन शैली में हम कैसे रखें अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी धरती है, इसमें चाहे पदार्थ हो, वनस्पतियां हो, पेड़ पौधे हों, जीव जंतु हों, उनकी एक जिम्मेदारी तय है और जो मानव है उसकी भी एक जिम्मेदारी तय है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से भागता है। विकास का एक ऐसा मानक बन गया है जिसमें स्वास्थ्य पीछे छूट रहा है। इस बदलती जीवन शैली में कैसे रखें अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा, इस विषय पर सर्वप्रथम इस वार्ता में बात करने के लिए हमारे बीच में बहुत ही सुप्रसिद्ध चिकित्सक, जो कि इस समय कायाकल्प क्लिनिक वाराणसी में कार्यरत हैं, डॉक्टर ज्योति सिंह जी हैं, जो कि बाल एवं किशोर मनोचिकित्सक हैं। सबसे पहले ज्योति सिंह जी, आपका स्वागत हमारे इस वार्ता में हिंदुस्तान परिवार की ओर से। धन्यवाद, नमस्कार जी। सीधे प्रश्न पे चलते हैं। हम देखते हैं आज की जीवन शैली जो है उसमें बच्चे हैं, किशोर हैं, उनमें भी तमाम मानसिक समस्याएं आम हो गई हैं। तो ये कितनी आम है और कौन कौन सी समस्याएं हैं, इसके बारे में हमें बताएं। जी, आपका सवाल बहुत ही जेन्युइन है, जो कि आप आज के क्रम में आपने बोला बदलती जीवन शैली। अभी सभी तरह की बीमारियां, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो, हर तरह की प्रॉब्लम हर एज में बढ़ रही है। वैसे ही मानसिक समस्याएं बच्चों एवं किशोरों में खास करके बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। रिसेंटली 5 से 6 साल पहले हमारे देश में एक सर्वे हुआ था मेंटल हेल्थ को रिलेटेड लेकर, जिसमें ये देखा गया था कि बच्चों एवं किशोरों में कम से कम 7% बच्चे और किशोर ऐसे हैं जिनमें मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होती हैं। तो 100 में से 7 बच्चे, वो एक एवरेज था। किस हर बीमारी के लिए अलग अलग हो सकता है, जिसमें सबसे जो कॉमन है वो जो कि सारी एडल्ट्स में होती हैं प्रॉब्लम्स, लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, और भी बहुत सारी मानसिक बीमारियों के नाम आपने सुने होंगे, जैसे ओसीडी है, नशे की लत है, नींद की परेशानियां हैं। ये सारी चीजें किशोरों में ज्यादातर और जो बड़े बच्चे होते हैं उनमें देखी जाती हैं। उसके अलावा जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें भी कई तरह की साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं, जो कि मेनली विकास से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि विकास में देरी, डेवलपमेंटल डीले हो गया, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जो कि आजकल वाकई एक एंडेमिक के तौर पे ये बढ़ रहा है, इवन कह सकते हैं पैंडेमिक के तौर पर वर्ल्ड वाइड ऑटिज्म का बहुत ज्यादा प्रेवलेंस बढ़ रहा है। इसके अलावा अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, बच्चों की सोचने समझने की शक्ति में कमी हो जाना, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी बौद्धिक अक्षमता बोलते हैं, कि वो देरी से सब कुछ होता है उनमें। उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, जैसे बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, बहुत ज्यादा गुस्सा करना, बात नहीं मानना, एग्रेशन, चीजें तोड़ फोड़ देना। ये सारी चीजें छोटे बच्चों में ज्यादातर होती हैं। जी जी। एक प्रश्न मेरा है मैम कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर करके एक बीमारी है, जो कि ऑटिज्म भी बोलते हैं सामान्य भाषा में। इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं, ये क्या है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या ऑटिज्म एक तरह का न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है, मतलब ब्रेन के विकास से संबंधी एक बीमारी होती है या एक अवस्था होती है, जो कि शुरुआती टाइम से, लाइक यूजुअली जो उसको डिटेक्ट करते हैं वो 3 से 4 पर डिटेक्ट करते हैं, बट अगर उनको बहुत अर्ली हमें डिटेक्ट करना हो 1 साल 2 साल पर भी, तो हम कर सकते हैं। इनके जो कॉमन लक्षण होते हैं जो हम सब समझ सकते हैं, जैसे कि बच्चे में बोलने में देरी होना, मतलब बच्चा देरी से बोलना शुरू कर रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स सोचते हैं कि 3 से 4 साल में बोल लेंगे, लड़के देरी से बोलते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। ये सारे अर्ली इंडिकेटर्स हैं। देरी से बोलना, आई कांटेक्ट कम करना, बच्चा आपकी तरफ या चेहरे की तरफ कम देखता है, अपने आप में मस्त रहना, अपनी एज के बच्चों के साथ मिक्सअप नहीं हो पाना, कोई चीज, कोई एक्टिविटी बार बार रिपीट करना, लाइक एक ही तरह के गेम बार बार खेल रहा है, एक ही तरह के ऑब्जेक्ट के साथ बहुत ज्यादा अटैच हो गया है,
कुछ सेंसरी इश्यूज भी होते हैं, लाइक लाइट को लेकर, साउंड को लेकर, या तो बहुत ही कम सेंसिटिव होंगे या बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। सो ये शुरुआती लक्षण हैं जो पेरेंट्स डिटेक्ट कर सकते हैं बच्चों में। कम्युनिकेशन में जी प्रॉब्लम, बेसिकली अगर कोर प्रॉब्लम की बात करें तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है ऑटिज्म के बच्चों में। जी। एडीएसडी एक जिसे अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसके बारे में बताएं, ये क्या है जी, और क्यों होता है ऐसा? एडीएचडी एक ऐसी मानसिक समस्या है जो कि बच्चों में बहुत ज्यादा कॉमन है। मतलब ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स है बच्चों में। सो ये 7 to 8% देखा गया है कि 100 में से 7 से 8 बच्चों में एडीएचडी के लक्षण पाए जाते हैं। जैसा कि नाम में ही है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। सो इसके मेन सिम्टम्स होते हैं ध्यान में कमी, जी एकाग्रता जी में कमी। सो जी यूजुअली पेरेंट्स डिटेक्ट कर सकते हैं कि जैसे बच्चा पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा है। स्कूल से भी टीचर ऐसा कंप्लेन करते हैं कि ध्यान नहीं लगाता, हम पढ़ा रहे होते हैं, इसका ध्यान कहीं और होता है। ध्यान की कमी की वजह से बहुत सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, बहुत छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। बहुत डिस्ट्रैक्ट होता है बच्चे का ध्यान, बहुत जल्दी इधर उधर भटक जाता है, बच्चा बहुत जल्दी बोर हो जाता है किसी एक तरह की एक्टिविटी से। दूसरे सिम्टम होते हैं हाइपर एक्टिविटी, कि इतना हम्म ज्यादा एक्टिव है कि इसको 5 मिनट भी बिठाना एक जगह मुश्किल हो जाता है। पेरेंट्स यूजुअली हम्म कहते हैं बैठता ही नहीं है, हमें डांट के मार के बैठाना पड़ता है। बहुत हम्म। ज्यादा बातें करता है, बहुत टॉकेटिव है, किसी भी चीज के लिए वेट नहीं कर सकता। सो ये सारे सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो एडीएचडी के लक्षण है। आपके प्रश्न में से छोटा सा प्रश्न उठ रहा है, ये जी मोबाइल फोन का यूज जो है, अभी जैसे आपने कहा स्क्रीन टाइम बढ़ा है बच्चों का, अभी तो क्लासेस भी चल रही हैं, उसका आप क्या असर देखती हैं बच्चों के और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर? मोबाइल, मतलब नॉट ओनली मोबाइल, ओवरऑल स्क्रीन, मोबाइल, लैपटॉप, किसी भी तरह का गैजेट, हाँ जी हाँ जी। इवन जी। सो टोटल जो स्क्रीन टाइम है वो डेफिनेटली बढ़ गया है। और उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि कंटेंट क्या है, बच्चे या कोई भी एडोलेसेंट या कोई टीनेजर क्या स्क्रॉल कर रहा है, क्या देख रहा है, वो भी ज्यादा। क्योंकि आजकल इंटरनेट पर बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जो बच्चों के लिए नहीं सही है, उस एज के लिए जी नहीं सही है। कई बार वो अननेसेसरी फंस जाते हैं चीजों में, किसी अननोन से चैट करने लगते हैं। तो ये सारे इश्यूज मैटर करते हैं और इन सब जी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखा गया है मेंटल हेल्थ में। खास करके अगर छोटे बच्चों में मैं बात करूं तो ऐसा देखा गया है कि एक्सेस स्क्रीन एक्सपोजर से बोलने में देरी, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम, चिड़चिड़ापन, फ्रेंड्स नहीं बनाना, आइसोलेटेड रहना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। उपाय क्या देखती हैं इसका, इसको कम करने का या इसको हटाने का? देखिए, अभी अगर हम बात करें तो स्कूल तो ओपन होना स्टार्ट हो गया है, बट स्टिल अभी बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो वी कैन नॉट कंट्रोल, हम क्लासेस के स्क्रीन टाइम को तो कंट्रोल नहीं कर सकते। बट उसके अलावा पेरेंट्स जो है बच्चों के साथ बात करके कि हाँ कितना स्क्रीन टाइम हम आपको अलाउ करें, प्रॉपरली एज अ फ्रेंड पहले कम्युनिकेट कर ले कि दीज आर द बेनिफिट्स, दीज आर द हार्मफुल इफेक्ट्स। सो आपको कितनी देर देना है और उसी देर में हम आपको देंगे फोन, मतलब दें, अलाउ करें, थोड़ा सुपरविजन भी रखें, पेरेंटल सुपरविजन लगा सकते हैं फोन में, बहुत बिल्कुल सारी बिल्कुल। ऑप्शंस हैं। जी मेरा प्रश्न अगला यही था कि जो ये किशोरों और बच्चों की समस्याएं हैं, इसमें माता पिता का क्या रोल देखती हैं, क्योंकि उनका रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, उनका जो जी भी को कैसे इसको डील करे बच्चों को, जो और कैसे समझें कि हाँ बच्चा हमारा मानसिक स्वास्थ्य उसका सही नहीं है। जी। आपने संक्षेप में बहुत, उत्तर देंगे? जी बिल्कुल। सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, बच्चे हमेशा देख करके सीखते हैं। तो पेरेंट्स किस तरह से बिहेव कर रहे हैं घर में, किस तरह से वो अपने इमोशंस को मैनेज कर रहे हैं, कैसे वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, बच्चे भी उसी तरह से करते हैं। तो सबसे पहले पेरेंट्स खुद अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अगर पेरेंट्स स्वस्थ रहेंगे तो ही बच्चों के बारे में वो सोच सकेंगे और बच्चों का ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज, जी एक फ्रेंडली कम्युनिकेशन, ओपन कम्युनिकेशन करें। तीसरी चीज, अगर बच्चा कोई कंसर्न एक्सप्रेस करता है तो उसे डिनाई नहीं करें, उसके बारे में ओपनली बात करें। कई बार ऐसा होता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं है, उसके बारे में बात करें। बच्चों के साथ थोड़ा क्रिएटिव टाइम स्पेंड करें, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। तो बहुत सारी चीजें पेरेंट्स खुद ऐसे ही समझ जाते हैं, प्ले के जरिए, ड्राइंग के जरिए, ये सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। जी, कहीं ना कहीं कनेक्ट बढ़ाना होगा बच्चों से और उनके अंदर बिल्कुल। एक दोस्त की तरह व्यवहार करना होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत जी धन्यवाद डॉक्टर ज्योति इन सारी जानकारियों के लिए। और निश्चित ही जो किशोरों की और बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हैं, उनको सबसे पहले समझना जरूरी है कि हमारे बच्चे में, हमारे किशोर जो भी है, जो हमारा पाल्य है, उसके अंदर ये समस्याएं हैं। तो सबसे पहले वो अभिभावक के स्तर पे समझे जाएं और उनको उनको एक डिजीज समझ के, समस्या समझ के उसका निदान किया जाए। बहुत जी बहुत बिल्कुल। धन्यवाद बहुत अच्छी जानकारी के लिए। नमस्ते। थैंक यू।
नमस्ते। बदलती जीवन शैली में हम देखते हैं कि ऑर्थो की समस्याएं भी लोगों में आम हैं, और इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे बीच में है डॉक्टर ओम नारायण सिंह जी, जो कि रॉयल हॉस्पिटल चितईपुर वाराणसी में इंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जन है तथा ऑर्थोपेडिक के रूप में भी आप सेवाएं दे रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर ओम, आपका स्वागत हिंदुस्तान लाइव में हिंदुस्तान परिवार की ओर से। नमस्ते, धन्यवाद। पहला प्रश्न जो मेरा है सर, कि जीवन शैली बदल रही है लोगों की, बैठ के काम करना, देर तक काम करना, कमर दर्द एक आम समस्या है और ये कहा जाता है कि ये कामकाजी लोगों का साथी हो गया है, बैठ के काम करने वाले या खड़े होकर रह के भी काम करने वाले लोगों का। तो इसके पीछे के कारण क्या है, आप सबसे पहले ये बताएं। कमर दर्द का मेन कारण आज के जमाने में क्या है? सबसे ज्यादा कि हम एक्सरसाइज नहीं करते, व्यायाम नहीं करते। दूसरा क्या है कि हम एक ही पोजीशन में बैठे बैठे बहुत देर तक काम करते। एक ही पोजीशन में बहुत देर तक बैठे बैठे काम करने से क्या होता है, कुछ मांसपेशियों पे तो बहुत ज्यादा लोड पड़ता है और कुछ मांसपेशियों पे एकदम लोड नहीं पड़ता, जिसके कारण कि हमें दर्द होने लगता है। ये तो हो गया कारण। सबसे पहले तो हम कहते हैं कि क्योर से पहले है कि उससे बचाव कर लिया जाए। तो सही बात। जो कामकाजी लोग हैं उनको इस दिक्कत से बचने के लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में बताएं। दो चीजें हैं। सबसे पहले तो आप एक पोजीशन या एक स्थिति में बैठे बैठे बहुत देर तक कार्य न करें। कम से कम 30 मिनट बाद 1-2 सेकेंड 3 सेकेंड का ब्रेक ले लें। मतलब अगर आप टेबल कुर्सी पे काम कर रहे हैं, आप कुर्सी से उठे, अपने टेबल का एक राउंड चक्कर ले, फिर बैठ जाएं। दैट इज मोर देन सफिशिएंट। दूसरा है कि हमें व्यायाम जरूर करना चाहिए। क्या होता है, हमें लगता है कि हम दिन भर काम कर रहे हैं, लेकिन हम दिन भर सिर्फ कुर्सी पे बैठे रहते हैं, मेंटल वर्क करते हैं, फिजिकल वर्क नहीं होता है। कितनी देर का व्यायाम, बीच में रोक रहा हूँ। नहीं, व्यायाम का मतलब है कि अब हमें जिम जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हर पार्ट में स्ट्रेचिंग होनी चाहिए, खिंचाव आना चाहिए, एटलीस्ट सर्कुलेशन अच्छा हो। और खास करके कमर दर्द की अगर हम बात करें तो हमारे पीछे जो रीढ़ की हड्डी के ऊपर की मांसपेशियां होती हैं वो स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपको बहुत देर बैठ के काम करना है तो आपकी बैक मसल बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। बैक पेन अगर आपको खत्म करना है तो आपको बैक मसल्स को स्ट्रांग करना। अच्छा, शल्य चिकित्सा और सर्जरी या जिसे कहते हैं, उसके बारे में तमाम भ्रांतियां भी हैं, जैसा आपने कहा ही बहुत सी भ्रांतियां हैं। उसमें से एक है कि एक बार सर्जरी कराने के बाद जो भी अंग है या जो भी चीजें हैं शरीर की, जो अवयव हैं, वो पुनः पहले की तरह काम नहीं कर पाते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, इसके बारे में स्पष्ट करें डॉक्टर साहब। इसमें दो चीजें हैं कि अगर कोई चीज, क्या होता है शरीर में 3 चीजों से हमारा शरीर बना, एक मांस, दूसरी हड्डी, तीसरा नसें, नर्व, ब्रेन और नर्व। तो मांस क्या होता है, उसकी रिकवरी टाइम डेज में आप काउंट कर सकते हो कि जैसे हमारा हाथ पे थोड़ा सा कट लगा, वो 1 हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाता है। हड्डियां टूट गई तो एटलीस्ट 2 महीना लगता है। लेकिन क्या होता है, दर्द आता है नर्व से। तो नर्व की जो रिकवरी है, जैसे नर्व अगर बैक को बैक पेन हो रहा है, कमर दर्द हो जाते, मतलब कि नस कहीं दब रही है। अब दबते दबे 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 वो नर्स कमजोर हो गई, तो उसकी रिकवरी टाइम बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो साल में हम काउंट कर सकते हैं, उसको हम दिनों में नहीं कर सकते कि आप 15 दिन में ठीक हो जाएंगे, तो समय लगता है। बाकी अब स्पाइन सर्जरी बहुत मतलब स्पेशलाइज सर्जरी है, तो रिस्क तो है, मतलब उसको तो नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। पर आने वाले दिनों में या अभी के दिनों में दूरबीन है, जैसे मैं एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जन हूँ, तो मैं हड्डी कमर के ऑपरेशन में, मेरे ऑपरेशन में कोई भी हिस्सा न काटा जाता है, न मांस का कोई हिस्सा कटता है। तो जितना आप शरीर के नेचुरल को नेचुरल रहने देंगे, कट नहीं करेंगे, उतनी अच्छी रिकवरी होगी और पेशेंट जल्दी से जल्दी अपने जो भी उसका वर्किंग है उसमें रीगेन कर सकता है। मतलब ये है कि जो मेरा पुनः प्रश्न अभी थोड़ा सा बाकी है कि जो लोग कहते हैं कि ठीक है पहले की तरह पूरी तरह से काम नहीं किया जा सकता, ये भी एक भ्रांति ही है। पूरी तरह ये इस लेवल पे है। हाँ, अगर सही वक्त पे हुआ। क्या है, मैंने यही बताया कि अगर नस आज आपकी दबी और आपने उसको नेग्लेक्ट किया 2 साल तक, तो क्या हुआ, जो चीजें डैमेज हो गई, अब उस 2 साल के डैमेज हुए चीज को रिकवर करने में एटलीस्ट 2 से 3 साल लगेगा। तो आदमी को लगता है कि 3 साल तो बहुत बड़ा टाइम है, तो वो उसको निगेटिव मान लेता है कि हमने ऑपरेशन करा लिया लेकिन हम अभी ठीक नहीं हुए, क्योंकि उसकी रिकवरी टाइम बहुत ज्यादा है। अगर वक्त पे काम हो गया, वक्त पे आपने ट्रीटमेंट ले ली, चाहे वो फिजियोथेरेपी के फॉर्म में ली या सर्जरी के फॉर्म में ली, तो डेफिनेट रिजल्ट 100% है। और मुझे शायद पहले प्रश्न करना चाहिए था, वो वक्त का पता कैसे चलता है सर?
शुरुआती लक्षण जो मुझे सबसे पहले क्वेश्चन करना चाहिए था। जैसे एक कमर दर्द तो एक नॉर्मल चीज है कि मैं आप कोई भी अगर थोड़ा वर्कलोड ज्यादा हो जाता है, ज्यादा स्टैंडिंग हो गई, ज्यादा बाइक चला लिया, तो एक वो बैक पेन होता है। उसका सिर्फ एक सिंपल इलाज है, आप थोड़ा एक्सरसाइज करिए, बैक की मसल को स्ट्रांग करिए। जैसा मैंने कहा कि बैक की मसल हमारी बहुत जरूरी है। दूसरा है कि अब आपने पूछा कि कब हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए या हमें कैसे पता लगेगा कि हमें सर्जरी टाइम पे करानी चाहिए। अगर आपको कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, पैरों में झुनझुनी जा रही है, पैर सुन्न हो जा रहे हैं, सुबह उठ के आप बेड से सीधे खड़े नहीं हो पाते, चल नहीं पाते हैं, तो आपको आपके डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो बेल्ट लगाने की भी क्या आवश्यकता पड़ती है सर, वो कब देखिए ये महसूस थोड़ी सी एक, मैं जहां तक मैं अपना पर्सनल व्यू मेरा है, बेल्ट की आवश्यकता दो केस में है। आपका जो रीढ़ की हड्डी है वो कमजोर इतनी हो कि आपके शरीर को वो बैलेंस नहीं कर सके, तब आप बेल्ट लगाइए। पहले क्या होता था, अदर ट्रीटमेंट्स अवेलेबल नहीं होने के कारण बेल्ट का काम होता है आपके एक हिस्से को अचल करना, मतलब वो हिस्सा हिलेगा नहीं, आपको दर्द नहीं होगा। लेकिन आज लेटेस्ट जो ट्रेंड है और आज की नई है कि आदमी को ठीक करना जरूरी नहीं है, वो जिस काबिल है उसको जितना जल्दी आप सही करेंगे वो देश हित में उतना भला करेगा। तो अगर आपका पेन है तो बेल्ट लगा लेंगे तो आपकी मसल और वीक होगी। यहाँ निगेटिव पॉइंट एकदम टोटल हमारा अप्रोच बदल चुका है। हम बेल्ट तभी देते हैं, या सर्वाइकल कॉलर क्या होता है, किसी को थोड़ा भी गर्दन दर्द हुआ सर्वाइकल कॉलर नहीं, अगर आपने कॉलर लगा लिया आपकी वो मसल और भी काम नहीं करेगी और वो और ज्यादा वीक होगी। जी। तो सर खान पान में ऐसे लोगों को सामान्य तौर पे बहुत संक्षेप में उत्तर चाहूंगा कि कौन सी चीजें खान पान में इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे उनकी हड्डियां मजबूत रहे, कमर के दर्द से भी थोड़ी मुक्ति मिले। दूध जरूर पीना चाहिए। मैं अपने ओपीडी में हर पेशेंट को कहता हूं कि अगर आप दिन में 4 बार चाय पीते हैं तो 3 बार करिए, उस चाय के बराबर ही पीजिए। मतलब इज देयर इज रेगुलर, मतलब ये नहीं कि आज, और मैं सारी मदर्स को कहता हूँ, खास करके मैं मदर्स को देखता हूँ, जब भी कहता हूँ कि आप नहीं स्वस्थ रहेंगे तो आप घर के लोगों को नहीं स्वस्थ रखेंगे। तो आप 4 बार का चाय 1 बार कम करिए और उस चाय के बराबर ही डेली दूध पीजिए। वो बहुत, क्योंकि एक दिन अगर हम 1 लीटर दूध पी लें तो ऐसा नहीं कि हम स्ट्रांग हो जाएंगे, लेकिन अगर हम 100 ml डेली पियेंगे तो वो फुलफिल करता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब इस सारी जानकारी के लिए। और निश्चित रूप से जो कामकाजी लोग हैं इस जानकारी का लाभ उठाएंगे और जीवन शैली में बदलती जो है उसके साथ सामंजस्य बिठाते हुए अपने कमर का भी ध्यान रखेंगे, जिससे वो कमर दर्द उनकी साथी न बन पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बदलती जीवन शैली में आंखों पर भी बहुत प्रभाव पड़ा है और तमाम आंखों संबंधी समस्याएं आम जीवन में, आम लोगों के जीवन में हमें दिख जाती हैं। और इसी विषय पर बात करने के लिए हमने आज अपने बीच में हिंदुस्तान लाइव कार्यक्रम में आमंत्रित किया है डॉक्टर प्रत्युष रंजन जी को, जो कि सीनियर आई स्पेशलिस्ट हैं ASG सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल वाराणसी में। सबसे पहले डॉक्टर रंजन, आपका स्वागत हिंदुस्तान लाइव में। और जो मेरा पहला प्रश्न है आपसे वो ये है कि कोरोना और लॉकडाउन, जैसा कि हम जानते हैं कि कोविड महामारी का ये समय रहा, 2 साल बहुत हार्ड गुजरे पूरे विश्व के लिए, उसकी वजह से भी आंखों पे बहुत दूरगामी प्रभाव पड़े हैं। वो क्या क्या हैं और क्यों पड़े? यस, थैंक यू आशीष एंड हिंदुस्तान लाइव फॉर मुझे आमंत्रित करने के लिए। मुझे लगता है कोरोना में अगर कोरोना ने आपकी जान नहीं ली तो फिर सबसे ज्यादा असर आंख पे ही हुआ है। तो कोरोना का के दौरान लॉकडाउन में अभी तक हम जो बाहर खेलते थे, कूदते थे, उसके बजाय हम स्क्रीन में सिमट के रह गए। हमारे बच्चे जिनको हम मना करते थे कि ज्यादा टीवी नहीं देखो, ज्यादा लैपटॉप नहीं देखो, उनकी सारी पढ़ाई स्क्रीन में हो गई। और ये जिस तरह से कोरोना एक पैंडेमिक था, उसी तरीके से पिछले करीब 15-20 साल से एक ट्रेंड नोटिस किया जा रहा है जिसमें मायोपिया एक एपिडेमिक के तौर पे उभर रहा है। तो मायोपिया यानी कि माइनस नंबर के लगने वाले चश्मे। तो माइनस नंबर का चश्मा जो लगता है वो क्यों लगता है? तो कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो वो हल्का हाइपरमेट्रोपिक होता है, यानी उसको एक प्लस नंबर का चश्मा लगने से शायद 6/6 दिखे, बट छोटे बच्चे को बहुत दूर देखने की जरूरत नहीं है। तो वो धीरे धीरे वो उसकी आंख डेवलप होती जाएगी एंड एक नॉर्मल बंदा 8 साल की उम्र तक
एक नॉर्मल एडल्ट जितना देखता है उतना देखना लग जाता है। तो 8 साल की उम्र तक एक फिजियोलॉजिकल हाइपरमेट्रोपिक स्टेट रहता है। तो आप ऐसा समझो कि आपकी आंख एक आटा का गोला है, अब उस आटे के गोले से आप रोटी बना लो, पूड़ी बना लो, पराठा बना लो, जो इच्छा। तो इट्स जब हम बहुत पास का काम करने लगते हैं तो ब्रेन को यह स्टिमुलस जाता है कि प्रोबेबली हम जो है पास देखने के लिए ट्रेन हो रहे हैं। तो ब्रेन उसके हिसाब से आंख को मॉडिफाई करने लगता है। तो आंख की लंबाई बढ़ने लगती है और वो नजदीक को ज्यादा अच्छा देखने शुरू कर देती है, बट आपकी दूर की रोशनी कम होने लगती है। सो नजदीक देखते हैं आप एट द कॉस्ट ऑफ डिस्टेंस। तो मायोपिया बेसिकली एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है बहुत ज्यादा नजदीक के काम करने से। तो पहले मायोपिया डॉक्टर और वकीलों को होता था क्योंकि वो ज्यादा पढ़ रहे होते थे, तो अधिकतर हम देखते थे वही चश्मा लगाते थे। तो अब क्या हो गया कि ये स्क्रीन के वजह से ये बच्चों में या उन लोगों में जो रिक्रिएशनल नियर वर्क भी बहुत कर रहे हैं ऑन स्क्रीन, तो उनको लगने लगा। जी, एक टर्म दिया गया है सर, मायोपिया एपिडेमिक, तो उससे भी रिलेटेड आप शायद वही बात कर रहे हैं। यस यस जी जी। ये जब हमने पिछला 15-20 साल से ऐसा हो रहा था, जैसे मैं अपने स्कूल के दिनों का याद करूं तो पूरे 50 के बैच में शायद 2-3 लोगों को चश्मा लगता होगा, और आज के अपने बच्चों के स्कूल में जाता हूं तो देखता हूं कि करीब 10-15 होंगे जिनको नहीं लग रहा है। तो ये जो बदलाव आ गया है, ये इसका बहुत बड़ा रीजन स्क्रीन टाइम है। स्क्रीन टाइम वो टर्म है कि आप कितने देर स्क्रीन पर हो, एंड दैट स्क्रीन इंक्लूड्स सारा स्क्रीन, आपका टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, आईपैड, और कोई एक दूसरे से बेहतर या खराब नहीं है। जितना छोटा होगा उतना प्रोबेबली ज्यादा स्ट्रेन कर रहा है आपकी आंख को। दूसरी बात, 100 वर्ड्स आप प्रिंटेड पेपर में पढ़ो और 100 वर्ड्स स्क्रीन में पढ़ो तो एटलीस्ट 10 टाइम्स ज्यादा एफर्ट लगता है फॉर आईज उसको पढ़ने के लिए। तो ये आपको ज्यादा स्ट्रेन करती है आंख, तो ये स्टिमुलस ज्यादा होता है। अगर आप बहुत पढ़ के किताबें पढ़ के चश्मा लगा है, तो अगर वो 10 किताबें पढ़ने से लगेगा तो शायद एक किताब स्क्रीन पे पढ़ने से आपको चश्मा लग जाए, समझ लगता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण हो गया, और इसकी वजह से साउथ ईस्ट एशिया में ये चीज बहुत तेजी से बढ़ रही है। स्पेशली सिंगापुर एक ऐसा कंट्री हो गया जहां पे ऑलमोस्ट 100% बच्चों को चश्मा लग रहा है। तो सिंगापुर वॉज कंट्री हमारे साउथ ईस्ट एशिया में जिसने पूरा मायोपिक कंट्रोल प्रोग्राम शुरू किया। तो मायोपिया कंट्रोल प्रोग्राम में दे हैव डन बहुत सारे रिसर्च, और वहां के सिंगापुर मेडिकल यूनिवर्सिटी के काफी सीनियर डॉक्टर विवियन बालाकृष्णन, उन्होंने इस रिसर्च को लीड किया, एंड बहुत सारे हमें गाइडेंस मिली उस स्टडी से। और जस्ट ऑन द नोट कि डॉक्टर विवियन बालाकृष्णन बाद में इतने फेमस हो गए कि अभी सिंगापुर के फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो काफी काम हुआ मायोपिया में। तो अब जी जी ये है कि हम इसको रोक कैसे सकते हैं, क्योंकि नहीं रोका गया तो 2050 तक ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन विल बी मायोपिक। मायोपिया सिर्फ चश्मा लगाने का इशू नहीं है, मायोपिया की वजह से आपको सफेद मोतियाबिंद यानी कैटरैक्ट, आपको ग्लाउकोमा यानी कि समलबाई या काला मोतिया, आपको रेटिना के इश्यूज यानी पर्दा की बीमारियां, तो ये सब का रिस्क भी बढ़ जाता है। सो आंख में बहुत सारी चीजें हैं अपार्ट फ्रॉम लेंस, क्योंकि अधिकतर जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं वो बोलते हैं इतना महंगा वाला लेंस डलाया था फिर भी पानी आ रहा है। तो वो वैसा ही स्थिति है कि आपने घर में लकड़ी का काम करा लिया और बिजली नहीं आ रही, तो आप बढ़ई को गाली दे रहे हैं। तो पानी आने का मेन जो कारण है वो ये है कि एक उम्र के बाद आंखें सूखी होने लगती। आंख में 2 तरह के आंसू होते हैं, एक को बोलते हैं बेसल टीयर यानी आंख को गीला रखने वाला आंसू, और दूसरा होता है रिफ्लेक्स टीयर्स यानी कि आंख कर रैपिड रिस्पॉन्स आंसू जो कि इमरजेंसी में निकलेगा। तो बेसल टीयर बहुत स्पेशलाइज्ड चीज है, वो एक 3 लेयर की चीज है जिसमें नीचे म्यूकस है जो अपने नाक से निकलता है, उस तरह का सब्सटेंस, उसके ऊपर पानी है और सबसे ऊपर तेल है। तो जितनी बार हम ब्लिंक करते हैं अलग अलग ग्लैंड से ये तीनों चीज निकलती है और आंख के ऊपर फिजिक्स के हिसाब से अरेंज हो जाती है। तो ये हम आंख जो है 1 मिनट में 16 बार करीब ब्लिंक करती है, तो 16 बार बेसल टीयर आएगा, पूरे आंख को साफ करेगा, म्यूकस जो है सारी गंदगी ट्रैप कर लेगा,
ऑयल जो है सारी गंदगी को ट्रैप करने में हेल्प करेगा एंड ये निकल जाएगा। तो जब भी जनरली 55-60 के बाद फीमेल्स में एंड अराउंड 65 के बाद मेल्स में, फीमेल्स में थोड़ा पहले इसलिए हो जाता है कि उनका मेनोपॉज के बाद हार्मोनल चेंजेस शरीर में होते हैं, तो ईस्ट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है और वो इस ड्राई आई के चीज को बढ़ा देती है। तो ड्राई आई बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ब्रेन एवरी टाइम 16 बार अगर आंख ब्लिंक कर रही है तो ब्रेन को 1 मिनट में 16 बार इंफॉर्मेशन जा रहा है कि आंख कितनी सूखी या गीली है। तो अगर आंख सूखी है तो आपकी लिड जो है आपके कॉर्निया को रगड़ न दे, इसके लिए रैपिड रिस्पॉन्स वाला आंसू निकल आता है, यानी कि रिफ्लेक्स टीयर्स रोकने वाला आंसू है। तो आपको पानी आएगा, इसका मतलब आपकी आंख उतनी ज्यादा ड्राई हो रही है। जी। तो ये बहुत बार, कई बार पेशेंट को समझाना मुश्किल हो जाता है। वो कहते हैं कि आप कह रहे हो कि मेरी आंख सूखी है, मेरे तो पानी गिर रहा है हर समय। तो ये एक अलग समस्या है, इसके लिए कई बार हम, और दूसरी बात की ड्राई आई डिजीज एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड उसका ट्रीटमेंट है। अब वो सिर्फ एक ड्रॉप से नहीं होता है, जो पहले एक आंख को गीला करने का ड्रॉप दे देते थे, तो आजकल उसको अच्छे से इन्वेस्टिगेट करके, उसको ग्रेड करके अगर आप ट्रीट करोगे तो काफी कंफर्टेबल लाइफ हो जाती है। ऑब्वियसली ये ड्राई आई डिजीज ऐसी बीमारी है, वो भी ओल्ड एज वाली, जो से नहीं ठीक हो सकती। इट्स लाइक दैट, तो आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, हमारे पास समय अभाव है। एक अंतिम प्रश्न, बहुत संक्षेप में उत्तर चाहूंगा कि समलबाई एक बीमारी है, इससे कैसे बचें और इसकी सर्जरी भी होती है, वो कितनी सफल है? बहुत संक्षेप में उत्तर चाहूंगा। यस, समलबाई बहुत ही गड़बड़ बीमारी है, बिकॉज इसमें आंख के रोशनी की नस, जो कि ब्रेन का डायरेक्ट एक्सटेंशन है, वो सूखने लगती है। और ये इसमें किनारे की रोशनी पहले जाती है और सामने की रोशनी बिल्कुल लास्ट में। इसलिए इस बीमारी को साइलेंट थीफ ऑफ साइट बोलते हैं, यानी दृष्टि का मौन चोर। मरीज को पता ही नहीं चलेगा कि उसकी रोशनी जा रही है, एंड सडनली ही विल रियलाइज वन डे कि इसको सामने से कम दिख रहा है, एंड फिर पता चलता है कि इट्स टू लेट, ये काफी देर हो गया। तो इसीलिए हमेशा, क्योंकि ये बीमारी 40-45 साल में शुरू होती है, तो 40-45 साल की उम्र में जरूर से एक कॉम्प्रिहेंसिव आई एग्जामिनेशन कराना चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव आई एग्जामिनेशन में सारे कॉमन एस्पेक्ट्स ऑफ आई को देखते हैं, विजन देखते हैं, आपका कॉर्निया देखते हैं, आपका स्लिट लैंप एग्जामिनेशन करते हैं, आपके आंख का प्रेशर देखते हैं, आपका रेटिना देखते हैं, नस देखते हैं। तो एक कॉमन, वो आंख में दवा डाल के पुतली फैला के पीछे का पर्दा जांचना, जी सारी चीजें, तो ये जरूर कराना चाहिए। और अगर आपके फैमिली में किसी को समलबाई है, ग्लाकोमा है, तो आपको ये होने का रिस्क 7 टाइम्स, तब तो आपको जरूर शुरू में ही पकड़ना है, सो दैट कि हम उस नस को सूखने से रोक सके, क्योंकि सूखी को हम ठीक नहीं कर सकते, जी आगे सूखने से रोक सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और समय अभाव है, हम बहुत सी बातें कर सकते थे। आप आए हमारे बीच में और इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों और पाठकों को दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। थैंक यू आशीष, थैंक यू लाइव हिंदुस्तान। बदलती जीवन शैली लोगों में तमाम हड्डी संबंधित रोगों की भी एक तरह से जनक के रूप में देखी जा रही है, और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे बीच में डॉक्टर आर.के. सिंह सर हैं, जो कि जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हैं अभी ग्लोबस हॉस्पिटल कानपुर में। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका स्वागत लाइव हिंदुस्तान के इस कार्यक्रम में, हिंदुस्तान परिवार द्वारा। डॉक्टर साहब, सबसे पहला प्रश्न मेरा जो है वो ये है कि लोगों में जो सामान्य ऑर्थो कंसर्न्स हैं वे क्या हैं, यानी कि हड्डी से जुड़ी जो आम समस्याएं हैं वो क्या है, इसके विषय में हमें बताएं। सबसे इम्पोर्टेंट 2 चीजें हैं। नंबर 1, हमारी अर्बन पॉपुलेशन लगभग 70% लोग विटामिन डी डेफिशिएंसी के शिकार है, यानी उनको विटामिन डी और कैल्शियम की कमी रहती है। दूसरी पॉपुलेशन है, मैक्सिमम पॉपुलेशन इन इंडिया में करीब 17 करोड़ लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस और नी से सफर कर रहे हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस गठिया बहुत तरह की होती है, लेकिन कॉमनेस्ट फॉर्म है दोनों घुटनों में गठिया, जिसकी वजह से हम को चलने में, उठने बैठने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में, इन सब में तकलीफ होने लगती है। ये उम्र से रिलेटेड होती है। अगर हमको कैल्शियम, विटामिन डी वगैरह की कमी है तो और तेजी से बढ़ जाती है। जेनेटिकली लिंक्ड भी होती है, अगर हमारे पेरेंट्स को है तो हमको जल्दी होती है और ज़्यादा होने की संभावना होती है। उसके अलावा ये हमारी लाइफ स्टाइल पे बहुत डिपेंडेंट है। जैसे आपके फर्स्ट स्पीकर ने कहा था, अगर हम लाइफ में खान पान के अलावा एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हमारी बोन डेंसिटी भी इफेक्ट होती है, हमें न्यू बोन फॉर्मेशन, कार्टिलेज फॉर्मेशन, सारी चीज़ें इफेक्ट होती हैं। क्योंकि अगर हम आधे घंटे भी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी
लगभग मोर देन 60% ग्रोथ हार्मोन एक्स्ट्रा बनता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में रीजनरेटिव और रिपरेटिव प्रोसेस बहुत अच्छे होते हैं। तो करंट सिचुएशन ये है कि इंडिया में करीब 17 करोड़ लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस नी है और करीब 2 करोड़ लोगों को किसी न किसी प्रकार के ऑपरेशन की जरूरत है। तो ये एक बहुत कॉमन समस्या है और इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है लाइफस्टाइल मैंने बताया कि टाइम से लोग ट्रीटमेंट नहीं कराते। थोड़ा बहुत दर्द रहता है, चलने में दिक्कत होता है, देर तक खड़े रहना, दे नेग्लेक्ट इट, दे कैरी ऑन विद दिस। जी सर, ये बोन डिसऑर्डर जो है सर, इसके कारण आप क्या समझते हैं? नहीं, इसके देखिए, जैसे पहले बात हुई विटामिन डी डेफिशिएंसी की, ये तो जी। लाइफ स्टाइल है। अगर हमारा बॉडी मिनिमम हाफ एन आवर हाथ पैर या सनलाइट का एक्सपोजर नहीं है तो विटामिन डी नहीं मिलेगा। डाइट में लोग आप देख रहे हैं आजकल शुगर बेस्ड फास्ट फूड्स, पैकेट बंद, ये सब चीजें ज्यादा चल रही है। तो इन सब में जो है डाइटिक डेफिशिएंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सन एक्सपोजर इज सेकंड थिंग एंड थर्ड थिंग लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज करना। जी, अभी आपने विटामिन डी डिफिशियंसी की बात करी। जो शहरों में रहने वाली महिलाएं हैं खास तौर पर, उनमें देखा जाता है कि अब एक तरह से कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं शहरों में। तो उसमें देखा जाता है कि आपको धूप मिलना बहुत पॉसिबल नहीं होता है, ना आपकी जमीन है ना आपका आसमान है, आप बीच में कहीं हैं। तो ऐसे में उनको, उनके लिए कोई सब्स्टिट्यूट है विटामिन डी का? वो क्या कर सकते हैं ऐसे? दो इंपॉर्टेंट चीज, आप कहीं भी रहते हो एटलीस्ट आप हाफ एन आवर अपने बॉडी को दीजिए। आप ऐसी जगह, चाहे आसपास पार्क हो, ओपन जगह हो, टेरेस हो या कोई ऐसी जगह हो जहां आप टहल सकते हो, घूम सकते हो, थोड़ी एक्सरसाइज कर सकते हो। एक तो अगर आप ये ऐड ऑन कर सकते हैं तो जरूरी है। अगर नहीं कर सकते हैं तो इंडोर में एक्सरसाइज करें, लेकिन आपको उस समय डॉक्टर की सलाह लेकर के विटामिन डी और कैल्शियम सप्लीमेंट्स एक्स्ट्रा लेने चाहिए। इवन आप ऐसे समझ लीजिए कि बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज हैं जहाँ पे 6-6 महीने सूरज नहीं निकलता, तो वहाँ स्कूल में बच्चों को विटामिन डी की टैबलेट्स रेगुलर बेसिस पे खिलाई जाती है। तो अगर हमारे ऐसे कंस्ट्रेंट्स हैं तो हमको ऐसे सप्लीमेंट्स भी लेने चाहिए। सर, ये तो हो गई दिक्कत की बात। हम बात करते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हड्डी संबंधी दिक्कतें आए ही ना, इसके लिए लोगों को क्या करना चाहिए? जैसे आपने कुछ बातें बता दी, बाहर व्यायाम, मतलब जीवन शैली में परिवर्तन करें, और भी क्या किया जा सकता है? कुछ स्पेसिफिक आप बताना चाहेंगे हमारे हिंदुस्तान में के दर्शकों को? दो चीजें हैं। आजकल मेडिकल साइंस इतनी इवॉल्व है कि अगर आप अर्ली स्टेज में आते हैं तो उसको वहीं हॉल्ट किया सकता है। इवन रिवर्सल इज पॉसिबल। इवन आज की डेट में आपको 25% रिवर्सल ऑफ बायोलॉजिकल एज इज आल्सो पॉसिबल। इतना मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो अगर लोग बिल्कुल, प्रॉब्लम हमारी डिफरेंट है। हमारे पास 80-90% मरीज तब आते हैं जब गठिया बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है या बैक एक बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है और वो चाहते सिर्फ एक हफ्ते गोली खा लें और ठीक हो जाए। तो जो सालों साल से प्रॉब्लम आ रही है तो वो 1-2 दिन में नहीं ठीक हो सकती। दूसरी चीज जो आपने कहा कि हम कैसे इससे बच सकते हैं, तो इसको एटलीस्ट हम अगर लाइफ स्टाइल में 40+ हो गए, एटलीस्ट साल में एक बार हमें मेडिकल चेकअप जरूर कराना चाहिए, ठीक। और जो खाने में भी हमें डूज एंड डोंट्स का ध्यान रखना है। उसके अलावा हमें एक्सरसाइज अपनी जीवन शैली में लाना बहुत जरूरी है। खान पान में क्या विशेष चीजें हैं सर? जैसे लोग कहते हैं चुकंदर खाइए, पालक खाइए, ये सब चीजें क्या वास्तव में लाभकारी हैं? इसके लिए बेटर होगा कि अगर आप थोड़ा सा आयुर्वेद की साइड में चले जाएं, तो आयुर्वेद में जैसे वो कहते हैं कि जिन लोगों को गठिया हो रही, वात प्रकृति के लोग हैं, तो इनको बादी वाली चीजें नहीं खानी चाहिए। तो जिसको गठिया हो रही है तो उसको, जैसे उड़द की दाल है, बैंगन, गोभी, कटहल, भिंडी, दही है, दही से बनी चीजें, कढ़ी, रायता, दही बड़ा, ये सारी चीजें इन्फ्लेमेशन बढ़ाती है। इन्फ्लेमेशन तो आर्थराइटिस बढ़ाएगी, आर्थराइटिस बढ़ाएगी तो आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। तो खाने में ये हो गया। दूसरी चीज जो, जैसे हमारे कंट्री में अगर ब्रिटिशर्स आने पहले हमारे यहाँ व्हाइट शुगर नहीं थी, तो अगर हम 1 चम्मच व्हाइट शुगर खाते हैं, व्हाइट शुगर की बनी कोई चीज खाते हैं, तो उसको मेटाबोलाइज होने के लिए हमारी बॉडी को मिनिमम 500 मिलीग्राम कैल्शियम चाहिए। अगर हमारी डाइट में नहीं है तो कैल्शियम हमारी बोन या जो भी अवेलेबल सोर्स है वहां से बॉडी ड्रॉ कर लेगी।
तो इन चीजों का इतना फर्क पड़ता है। तो शुगर इज ऑलमोस्ट पॉइजन फ्रॉम ऑर्थोपेडिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। हम तो ये कह रहे हैं ठीक है, आप महीने में एक दिन एक लड्डू खा लोगे नहीं होगा, बट इफ इट इज अ रूटीन इट इज गोइंग टू हार्म। जी, तो डॉक्टर साहब, बदलती जीवन शैली का नाम कहा गया है कि बदलते जीवन के साथ बदलना ही वास्तव में एक सच्चे इंसान की निशानी है। और जो मशीनीकरण हुआ है, समाज का हुआ है, विकास की जो प्रक्रिया है, उसमें भागती दौड़ती जिंदगी है, उसमें कुछ अवेयर रह के, जागरूक रह के और कुछ ध्यान दे के अपने स्वास्थ्य का हम इन सब चीजों से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे बीच में आए, बहुत बहुत धन्यवाद हिंदुस्तान परिवार की ओर से आपका इतनी ढेर सारी जानकारी देने के लिए। बदलते जीवन शैली ने बच्चों के स्वास्थ्य पे भी एक असर तो डाला ही है, और ऐसे में आज हमने बच्चों के विषय में बात करने के लिए अपने बीच में आमंत्रित किया है डॉक्टर निमिषा सिंह जी को, जो कि MBBS DCH हैं और नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ हैं रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल वाराणसी में। डॉक्टर सिंह, आपका स्वागत है हिंदुस्तान परिवार की ओर से लाइव हिंदुस्तान की इस वार्ता में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि इतना जो समय के अनुसार रेलेवेंट टॉपिक है उसमें मुझे डिस्कशन के लिए इनवाइट करने के लिए। जी, थैंक यू वेरी मच। मेरा पहला प्रश्न आपसे यह है मैम कि जीवन शैली बदल रही है लोगों की विकास की प्रक्रिया में, ऐसे में बच्चों को किन विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, पिछले कुछ दिनों में जैसे हम देख ही रहे हैं कि हम और हमारा पूरा विश्व जिस तरह की परिस्थितियों से गुजर रहा है, इसका सबसे ज्यादा जो जीवन शैली के हिसाब से अगर हम बात करें तो जो जीवन शैली में बदलाव आया है वो बच्चों के लिए ही आया है। देखिए, पहले क्या होता था, बच्चों की जो मेन जो टाइम था उनका और जो मेन उनकी जिंदगी थी वो स्कूल के इर्द गिर्द घूमती थी। सुबह उठे, स्कूल जाना है, उसके बाद टिफिन करना है, फ्रेंड से मिलना है, बाकी की चीजें करना है ना। अब वो स्कूल जो है टोटली एक छोटे कमरे में लैपटॉप के सामने, मोबाइल के सामने बंद होके रह गए। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि बच्चों के लिए अगर जीवन शैली बदलाव की बात करें तो पूरी तरीके से ही इसने एक यू टर्न ले लिया है। जो बच्चे पहले बाहर जाते थे, खेलते थे, बस में जाते थे, स्कूल जाते थे, वो एक कमरे के अंदर बंद होकर के रह गए हैं। तो पहली चीज तो ये बहुत बड़ा जो मेजर बदलाव पिछले 2 साल में कोरोना के कारण आया वो है, जो स्पेशली बच्चों के लिए है। बड़ों के लिए उतना नहीं है, पॉल्यूशन है, बाकी चीजें, लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, वो धीमे धीमे करके प्रोग्रेस हो रहे हैं। लेकिन बच्चों का जो बदलाव है ये सडन यू टर्न हुआ है। दूसरी चीज जो इसी से रिलेटेड है, डाइट को लेके, खान पान का जो हमारी भागती दौड़ती जिंदगी में अगर पेरेंट्स दोनों वर्किंग हैं, दोनों माँ बाप काम कर रहे हैं, तो खान पान में भी इतना वक्त नहीं है कि घर में बनाए, होम डिलीवरी इजिली अवेलेबल है। तो जो भोजन है, भोजन का जो बदलाव जीवन शैली में आया, फास्ट फूड की अधिकता, ये दूसरा एक बहुत बड़ा चेंजेस आए हैं। तो और तीसरा जो बदलाव है वो पॉल्यूशन है। तो पॉल्यूशन तो खैर धीमे धीमे करके बढ़ ही रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स और ये सब जो है, काफी कारें ज्यादा होने से, एसी ज्यादा चलने से, तो ये 2 या 3 चीजें हैं जो स्पेशली अगर बच्चों के परिप्रेक्ष्य में हम कहें तो उनकी जीवन शैली को उन्होंने टोटली बदल के रख दिया है। जी, तो ये तो बदलती जीवन शैली के जो अभी तमाम चीजें जो निकल के सामने आई उनसे मैम, इससे रोग भी हो रहे हैं बच्चों में। कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो बच्चों में हो रहे हैं और मतलब कारण क्या है उनके, विशेष तौर पे जो हाँ बिल्कुल, जो स्पेशली देखिए, ऐसे तो बच्चों की जो हम लोग बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट बात करेंगे। जीवन शैली में बदलाव के कारण बच्चों में कुछ खास रोग हो रहे हैं जो सिर्फ बदलती लाइफस्टाइल के कारण ही हो रहे हैं। जैसे इसमें एक सबसे बड़ा एक है ओबेसिटी या मोटापा या वेट का बढ़ना। देखिए, अभी क्या होता है, पहले हमारे जो WHO की गाइडलाइन थी वो 1 घंटे का स्क्रीन टाइम 10 साल से नीचे के बच्चों के लिए था। अभी वो कंटिन्यूअस बैठ करके 5-5 घंटे की क्लासेस कर रहे हैं। अब जब क्लासेस कर रहे हैं तो उसके साथ बाकी भी चीजें कर रहे हैं, तो उससे एक जो सबसे बड़ी जो बीमारी के तौर पर, एक एपिडेमिक के तौर पर ये भी सामने आ रहा है, वो है ओबेसिटी, मतलब मोटापा, बढ़ता वजन। दूसरी चीजें जो है, जो ज्यादा उसके कारण है, जो डाइट के कारण है, विटामिन की कमी, अनहेल्दी फूड, जहाँ एक और तो मोटापा बढ़ रहा है, दूसरी ओर उसमें जो जरूरी विटामिन हैं, जरूरी मिनरल्स हैं, उनकी कमी हो रही है। तीसरी चीज जो एक इस समय बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने में आई है, हेडेक और
सर्वाइकल रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम, जी क्योंकि हमेशा बैठे हैं आप, बाहर नहीं जा रहे हैं, पोस्चर चेंज है, पोस्चर सही नहीं है हमारा। जैसे काफी सारे बच्चे हमारे पास इस समय आते हैं जो हेडेक की कंप्लेंट, सर दर्द की कंप्लेंट लेकर के आते हैं। सर दर्द के 2 रीजन होता है, एक तो स्पाइन से रिलेटेड होता है और दूसरा जो है आई से रिलेटेड होता है। जनरली अगर कोई बड़ी बीमारी नहीं है तो ये इधर भी जो जीवन शैली में बदलाव के कारण जो बीमारी हो रही है ये बहुत ज्यादा आ रही है। चौथी चीज जो है वो एक इधर बीच में देख रही हूँ, काफी पेशेंट में अपने यहाँ वाराणसी में देखती हूँ, मेरे ख्याल से और शहरों का भी यही हाल होगा, एक विटामिन डी डिफिशियंसी बहुत ही ज्यादा इधर बीच जीवन शैली में बदलाव के कारण हो रही है। क्योंकि विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो धूप से हमारी स्किन बनाती है। अब आप सभी देख रहे हैं हम लोग का धूप में एक्सपोजर कम हो गया है, एसी कमरों में या एसी नहीं भी है तो अंदर कमरों में हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, और ग्रोइंग एज में सबसे ज्यादा जरूरत है विटामिन डी की। जरूरत 1 साल से लेकर के और 12-13 साल तक के बच्चों को सबसे ज्यादा होती है। तो विटामिन डी डिफिशियंसीज के काफी सारे पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं। इसके लक्षण ये है, बोन्स में दर्द होगा, हाथ पैरों में दर्द होगा, थोड़ा भी चलेंगे तो थक जाएंगे, है ना। ये इसके लक्षण है जो एक पेरेंट्स इसको देख करके थोड़ा सा जज कर सकते हैं। जी जी। इसके अलावा लाइफ स्टाइल के कारण, चेंजेस के कारण जो प्रॉब्लम है वो घटती इम्यूनिटी, क्योंकि बच्चों को एक्सपोजर नहीं है, मतलब इन्फेक्शन के अभी घर में है, तो ऐसे में अगर थोड़ी भी कोई बीमारी होती है तो वो भयावह रूप ले रही है ना। उसके अलावा आईज की प्रॉब्लम्स क्योंकि कंटिन्यूस देखने से आंखों से पानी आना, चश्मा लग जाना, आई साइट वीक हो जाना, कम उम्र में चश्मा लग जा रहा है बच्चों, कम उम्र में चश्मा लग जा रहा है। क्योंकि देखिए वही बात है कि WHO की जो गाइडलाइन थी 1 घंटे तक स्क्रीन टाइम की थी, आजकल 1 घंटे नहीं, मुझे लग रहा है 7 या 8 घंटे तक हमारे बच्चे जो है रहना पड़ रहा है, वो एक तरह से उनके लिए मजबूरी हो गई है। तो उसके कारण आइज की प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा इधर बीच हमारे सामने देखने में आ रही। आइज की प्रॉब्लम के कारण हेडेक होता है, अनिद्रा होती है, नींद नहीं आती ठीक से, है ना। और इसके साथ में एक लास्ट में एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इस समय जीवन शैली में बदलाव के कारण जो देखने में आ रही है वो बिहेवियरल चेंजेस, मतलब व्यवहार में परिवर्तन। क्योंकि देखिए हम लोग इस समय वर्चुअल दुनिया से तो कनेक्टेड हैं, हम लोग भी डिस्कशन हालांकि वर्चुअल दुनिया में ही कर रहे हैं, लेकिन फेस टू फेस लोगों से कनेक्शन, टॉलरेंस, सहन शक्ति सब कम हो गई है। इसके चलते चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन और एग्रेशन कुछ बच्चों में, व्यवहार रिलेटेड चेंजेस बहुत ज्यादा इधर बीच, ये सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल चेंज के कारण, मतलब जीवन शैली में बदलाव के कारण हम लोगों को। मैम ये तो हो गई ये चिंताएं जो हैं, तमाम रोग हो रहे हैं, इनसे बचाव के क्या उपाय हैं और उपचार क्या है इनका? देखिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमेशा ही जो बचाव होता है वो बीमारी हो जाने के बाद उपचार से बेहतर होता है। तो स्पेशली अगर गार्जियंस के लिए ये जितनी भी लाइफस्टाइल की चेंजेस थोड़ी सी समझदारी से अगर पेरेंट्स और बच्चे उसका वो करें तो इन सबसे बचा जा सकता है। टू द पॉइंट आते हैं हम लोग, जैसे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ओबेसिटी है। पहले नंबर पर मैंने बोला बढ़ता वजन, तो बढ़ते वजन के लिए पहली चीज तो आप रेगुलर वजन चेक करें, क्योंकि अगर अर्ली स्टेज में आप ये कैच कर लेंगे कि बच्चे का वजन जो है नॉर्म से ज्यादा, शुरू में क्या होता है माँ बाप को भी लगता है, मैं भी एक माँ हूँ, मुझे भी लगता है मेरा बच्चा हेल्दी हो रहा है, अच्छा है, मेरा बच्चा मोटा हो रहा है, तो शुरुआत में वो अच्छा लगता है, क्यूट लगता है, लेकिन जब वो ज्यादा बढ़ जाता है तो उस समय उसको रोकना, उसका इलाज करना मुश्किल हो जाता है। और वजन रिलेटेड फिर बहुत सारी प्रॉब्लम है, अस्थमा है, सांस फूलना है, विटामिन डी की कमी है, लैक ऑफ इम्यूनिटी है, उससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बढ़ते वजन की रोकथाम के लिए पहला स्टेप है आप रेगुलर वजन चेक करें। आपको अगर थोड़ा भी लगता है कि इसका एक चार्ट आता है जो कि आसानी से अवेलेबल है हर जगह, ऑनलाइन या गूगल पे कहीं भी जाएंगे, किस एज पे कितना होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि वजन ज्यादा आ रहा है बच्चे का, तो दिन की शुरुआत जो कम से कम करें, जैसे बच्चे का 8 बजे से क्लास है तो आप 7 बजे कम से कम उठाएं, सुबह 30 मिनट्स के लिए साइकिलिंग करवा दें, वॉक करवा दें या योगा करवा दें, या जो भी उसको अच्छा लगे, कम से कम सुबह 30 मिनट और शाम को 30 मिनट। ये छोटी सी अगर सावधानी रखेंगे तो हो जाएगा। दूसरी चीज डाइट, बढ़ते वजन का दूसरा रीजन डाइट है। डाइट में देखिए चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, अब मैं अगर ये कहूंगी कि एकदम नहीं लेना है तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए इसके
इसके लिए थोड़ा सा आपको संतुलित व्यवहार अपनाना होगा, स्पेशली गार्जियंस के लिए। आप हफ्ते में एक दिन अलाउ करिए, एक दिन एक छोटा पैकेट चिप्स खा सकते हैं, या एक दिन आप पिज्जा खा सकते हैं, या एक दिन आप चाउमीन खा सकते हैं। थोड़ा सा आपको उसमें कंट्रोल करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका इस पूरी चर्चा के लिए, और निश्चित रूप से हमारे जो पाठक और दर्शक हैं वो इसका लाभ उठाएंगे इस सारी जानकारी का। धन्यवाद जी, थैंक यू आशीष। बदलती जीवन शैली ने तमाम रोगों जैसे विशेष तौर पर हृदय रोग या मधुमेह को भी जन्म दिया है, और ऐसे में इन विषयों पर बात करने के लिए हमारे बीच में लाइव हिंदुस्तान परिचर्चा में आमंत्रित किया है हमने डॉक्टर मोहम्मद शफत इमाम सिद्दीकी जी को, जो कि MBBS हैं, MD हैं, PGCDM हैं और हृदय रोग, मधुमेह रोग तथा विशेषज्ञ हैं तथा परामर्श चिकित्सक हैं। हेड ऑफ डिपार्टमेंट मेडिसिन के हैं आप हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वाराणसी में। डॉक्टर सिद्दीकी, आपका स्वागत है हिंदुस्तान परिवार की ओर से इस लाइव हिंदुस्तान परिचर्चा में। सबसे पहला प्रश्न डॉक्टर सिद्दीकी आपसे ये है कि इस मौसम में विशेष तौर पे हम अगर बात करें तो मौसम बदल रहा है, तमाम बीमारियां हो रही, किन बीमारियों का खतरा हम लोगों को है, आम लोगों को है, और उनसे बचाव के क्या उपाय हैं? मौसम जो अभी चेंज हो रहा है तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के बहुत सारे मामले हम लोगों के बीच में आ रहे हैं। रोज सर्दी जुकाम के केसेस जो हमारे पास कॉमन कोल्ड जिसको बोलते हैं, एक लेमैन टर्म, वो काफी पेशेंट आ रहे हैं। मलेरिया है, डेंगू अभी काफी पीक पे है, कई केसेस हमारे पास ऑलरेडी हॉस्पिटल्स में हैं। वाराणसी एज सच शहर में बहुत डेंगू के केसेस हमको देखने को मिल रहे हैं। रैम्पेंट है इस टाइम, इनफैक्ट अगर मैं एक वर्ड यूज करूं, काफी रैम्पेंट है इस वक्त में इसका डेंगू फीवर का पेशेंट के केसेस का, कि काफी मिल रहा है। सर, आजकल जो मौसम बदल रहा है, पहले से ऐसा होता है कि जो ट्रांजिशन टाइम होता है, एक मौसम से दूसरा मौसम बदलता है, उस समय बीमारियां होती हैं अलग अलग तरह की। अभी के समय में देख रहे हैं तो बुखार के मरीज जो हैं उनकी संख्या अचानक से बढ़ी है, और ये कैसे पहचाने कि यह डेंगू है, मलेरिया है या कोई सामान्य वायरल फीवर है, क्योंकि वायरल होता ही है आम लोगों को, ये कैसे पहचान की जा सकती है? थोड़ा ध्यान रखने की चीज है। सिम्टम्स थोड़े थोड़े लगभग तो सेम है। बुखार एक कॉमन सिम्टम लेकर के पेशेंट प्रेजेंट करता है, कहीं भी उसको परेशानी होती है। हिंदुस्तान में बुखार एक कॉमन डिजीज हो जाती है क्योंकि ट्रॉपिकल कंट्री है, तो कई बार इसको कॉमन बुखार लोग मान करके हर बार अलग अलग तरीके से इलाज करना शुरू कर देते हैं। मेरा मानना यह है कि बुखार में बहुत सारी बीमारियां हैं, एक नहीं बहुत सारी, सिर्फ डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड और ये नहीं है, ये बहुत सारी बीमारियां हमारे बीच में हैं जो बुखार की वजह से प्रेजेंट करती हैं। तो इसलिए किस चिकित्सक से मिलना और उसके बारे में जानना कि क्या आपको बीमारी एक्चुअली है, वो इम्पोर्टेंट है, उसकी डायग्नोसिस इम्पोर्टेंट है। तो एक छोटी सी जानकारी है, अगर मैं दर्शकों को आपके बता पाऊं, तो बुखार मलेरिया का जैसे होता है तो काफी तेज आता है, हाई ग्रेड जिसको हमको बोलते हैं, तेज बुखार आना, जाड़ा दे करके, और सिर्फ ठंड लगना नहीं होता, ठंड के साथ कपकपी होना। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मलेरिया के केस। डेंगू के पेशेंट जैसे अगर हो जाते हैं तो डेंगू में भी फीवर हाई ग्रेड होता है, लेकिन उसमें जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी का होना, बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो डेंगू के स्पेसिफिक हो जाते हैं। जैसे रैशेस, वो 3rd डे 4th डे रैशेस आना, अगर प्लेटलेट कम हो रही है तो रैशेस आ जाना, ये एक इंपॉर्टेंट सिम्टम हो जाता है। टाइफाइड रैशेज सर शरीर के कुछ स्पेसिफिक भाग पे आते हैं या कहाँ? हाँ, पूरे शरीर पे आ जाते हैं? यूजुअली हिडन पार्ट पे रैशेस बहुत आते हैं। वो प्लेटलेट की कमी की वजह से होता है। रैशेस जो होते हैं, बदन का बुखार की वजह से लाली होना और रैशेस होना दोनों अलग चीज है। इसलिए मैंने कहा कि बुखार अगर हो तो चिकित्सक से मिल करके पहले तो डिफरेंशिएट करें कि ये बुखार की वजह से लाली है, जो रैशेस आ रहे हैं वो एक्चुअली डेंगू के हैं। बहुत सारे बुखार हैं, मीजल्स में रैशेस आते हैं बच्चों में, तो अलग अलग कारण, अलग अलग टाइम में रैशेस होते हैं, तो उसका पहचानना बड़ा इंपॉर्टेंट। बुखार जैसे एक सर्दी जुकाम का है, नॉर्मल सर्दी जुकाम का है, तो बॉडी एक होना, दर्द होना, सुस्ती लगना, जुकाम, नाक बहना, छींके आना, ये एक कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स होते हैं। मलेरिया अलग अलग होता है, मलेरिया सीवियर भी होता है, सिंपल मलेरिया भी होता है। ब्रेन में मलेरिया पहुंचता है तो उसको सेरेब्रल मलेरिया भी कहते हैं। तो उनके अलग अलग सिम्टम्स हैं। किसी मलेरिया में बहुत हाई ग्रेड फीवर और बहुत तेज बुखार जाड़ा देके आ रहा है और बेहोशी की हालत में पेशेंट जा रहा है,
उसको उल्टी हो रही है, सर में बहुत दर्द है, सीवियर दर्द है, तो वो अगर मलेरिया हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड, वो हो सकता है फैल्सिपरम मलेरिया हो, उसको कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया हो, सेरेब्रल मलेरिया। वैसे ही डेंगू के पेशेंट में अगर उसको पेट में भारीपन लग रहा है, पेट में सूजन जैसी लग रही हो, उसको थकावट सिर्फ दर्द और जोड़ों में ना हो करके और भी दिक्कतें आ रही हो, पेशाब में कमी हो रही हो, पीला पेशाब हो रहा हो, जॉन्डिस डेवलप कर जाता है पेशेंट पे, तो ये सिम्टम्स अगर होते हैं तो बहुत ध्यान रखने की चीजें होती हैं। और अक्सर हमारे हिंदुस्तान में लोग गलती क्या करते हैं कि बुखार हुआ और सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चीज जोड़ देता हूँ, खास करके इस वजह से क्योंकि डेंगू के बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वो तुरंत में दवाई और जोड़ों में दर्द, पहले इसको बोन ब्रेक फीवर भी बोलते थे, जोड़ों में इतना दर्द होता है तो वो क्या करते हैं, वो तुरंत में एनाल्जेसिक्स खा लो। जबकि डेंगू के अगर सस्पेक्टेड केस है, मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा आपके माध्यम से मरीजों से कि पेन किलर ना, पेन किलर्स नहीं लेने चाहिए। अच्छा सर, डेंगू के बारे में आपने बात की और डेंगू आजकल देखा जा रहा है कि बहुत एक तेजी से फैल रहा है, देश के तमाम हिस्सों में कोई हिस्सा छूता नहीं है इससे। कैसे पहचाने कि डेंगू है और घर पर बचने के उपाय, क्योंकि जैसा कि कहते हैं कि बचाव इलाज से कहीं बेहतर होता है, तो डेंगू फैले ना, इसके लिए क्या करें, अगर हो गया है तो कैसे पहचाने, और दूसरी बात कि भर्ती होने की आवश्यकता कब पड़ती है, कब ये समझा जाए कि मरीज सीरियस है और अब उसे भर्ती होना चाहिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये पुरानी कहावत है, अगर इसको जोड़ के लिया जाए तो प्रिवेंशन एक ऐसी चीजें हैं जिससे हम बचाव को अगर देखा जाए तो हमारे सांस्कृतिक भारत में बहुत सदियों से नेट्स का इस्तेमाल किया जाता था। पहले आप अपने गांव में भी याद करें, जब आप सोते थे गांव में बाहर में चारपाई लगा करके नेट्स लगाते थे, मच्छरदानी, क्योंकि खुले में मच्छरों से बचाव का सबसे सही तरीका जो है वो नेट्स। मलेरिया हो, टाइफाइड हो, सॉरी डेंगू हो, ये सब मच्छरों से होने वाली बीमारी। मच्छरों से प्रिवेंशन, मच्छरों से अपने आप को काटने से बचाना और मच्छरों को पनपने ना देना, ये दो प्रिवेंशन रहता है। तो प्रिवेंशन में सबसे पहले उनको पनपने ना दें। अगर तो डेंगू की स्पेसिफिक बात करें तो जमा हुआ पानी कहीं पे भी, फ्रेश पानी में ये मच्छर एडीज मॉस्किटो होता है जो पनपता है, तो उसको पनपने ना दें। तो फ्रेश पानी कहीं इकट्ठा ना होने दें, उसको ठहरा हुआ पानी अगर हम कहें तो ठहरा हुआ पानी ना होने दें, उसकी साफ सफाई करें। कई बार होता है कूलर में लोग पानी लगा करके छोड़ देते हैं, बाल्टियों में छत पे टायर रखे हुए हैं, कोई बर्तन रखा हुआ है, छतों पे छोड़ देते हैं, पानी इकट्ठा हो गया है बारिश का या कहीं से पानी इकट्ठा हो गया है, वो पड़ा हुआ है, वो ठहरा पानी है। तो ठहरे पानी में मच्छरों की तादाद बहुत तेजी से बढ़ती है और वो डेंगू के मच्छर हो सकते हैं। बड़ी स्पेसिफिक सी चीज है, दिन में मच्छर कहा जाता है, अब तो बड़ा मतलब अल्टर्ड पार्ट है, लेकिन कभी भी काट सकता है मच्छर के ऊपर, तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ज्यादातर मच्छरों के काटने को सुबह में दिन दोपहर में देखा गया। तो प्रिवेंशन जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो पानी ना जमा होने देना और मच्छरों से बचाव के लिए नेट्स का इस्तेमाल करना, मॉस्किटो रेपेलेंट आते हैं, मॉस्किटो रेपेलेंट लगाना। इनफैक्ट सब बहुत सारी क्रीम्स आ गई हैं, आप अलग अलग कंपनियों ने निकाला हुआ है, अलग अलग दवाओं के उन्होंने निकाला हुआ है, आप क्रीम लगा सकते हैं। अगर आउटडोर एक्टिविटीज में आप है, आपने हाफ पैंट पहनी हुई है, हाफ शर्ट पहनी हुई है, तो यू कैन पुट ऑन, आप एक क्रीम लगा सकते हैं मॉस्किटो रेपेलेंट। प्रिवेंशन में एक चीज और ऐड कर देता हूँ, 2018 में हमारे पास डेंगू की वैक्सीन भी बनी, अप्रूव भी हुई है, यूएस एफडीए में अप्रूव्ड भी हुई है, अभी पूरी तरह से भारत में वो मार्केटिंग नहीं। मैं पूछ रहा था सर कि भर्ती कब होना है, ये जरा संक्षेप में, ये कब पता चले, एक प्रश्न रह जा रहा था। तो मैंने बताया आपको, जैसे कि बुखार आना, जोड़ों में दर्द होना और मसल्स में दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, ये तो एक कॉमन सिम्टम्स है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है धीमे धीमे वक्त के साथ, तीसरे दिन से शुरुआत, ज्यादा 3 से 5 दिन 7 दिन में ये दवाई, ये वायरस डिजीज है, इसलिए 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर मोस्ट ऑफ द केसेस सुधार हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि लगातार उल्टी होना, ज्यादा उल्टी होना, बहुत ज्यादा जैसे वीकनेस लग रही है, पेशाब में पीलापन आना, साथ में पेट का फूला हुआ लगना, अगर ऐसा हो रहा है, साथ में बदन में अगर आप रैशेस डेवलप कर रहे हैं, रैशेस अगर आ रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है चिकित्सक से तुरंत देखना, क्योंकि उसके ब्लड प्रेशर देखने होंगे। ब्लड प्रेशर अगर लोअर साइड में जा रहा है, क्योंकि डेंगू में भी टाइप्स है, सिंपल डेंगू अलग है, कॉम्प्लिकेटेड डेंगू अलग है, जिसको हम लोग डेंगू हेमरेजिक फीवर बोलते हैं या डेंगू शॉक सिंड्रोम बोलते हैं।
जी डेंगू जी शॉक जी सिंड्रोम जो है वो तीसरे चौथे दिन तक बीपी अचानक से गिरना शुरू हो जाता है, तो उसका ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। हेमरेजिक फीवर जो होता है वो रैशेस के साथ प्रेजेंट करता है, तो बदन में रैशेस का देखना बड़ा इंपॉर्टेंट। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर और इस इन सारी सब जानकारी सिम्टम्स के साथ अगर पेशेंट है तो उनको तुरंत एडमिट करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और सतर्क रहने की आवश्यकता है। हमारे पाठक जो है, हिंदुस्तान के दर्शक जो है हिंदुस्तान लाइव के, उनको निश्चित रूप से हिंदुस्तान परिवार भी ये संदेश देना चाहेगा कि देखिए, बदलती जीवन शैली के हम अंग हैं और हमें इसको अंगीकार करना होगा, लेकिन मानव स्वभाव है, मानव प्रजाति जो है उसके स्वभाव में है अनुकूलन। तो निश्चित रूप से हम थोड़ा सा सतर्क रहें, थोड़ा सा अपना भी ख्याल रखें, अपने परिवार वालों का ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, स्वस्थ जीवनचर्या करें, स्वस्थ जीवन शैली बनाएं, तो निश्चित रूप से इन सारे रोगों से बचे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सिद्दीकी आपका इस चर्चा के लिए, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।